नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी रक्षा विशेषज्ञ से नहीं बल्कि आपको खुद मोर्चे पर डटे सैन्य अधिकारियों और जवानों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दर्शाएंगे कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। आज का आधुनिक भारत नए जमाने की युद्ध तकनीकों में कितना आगे है, यह पूरी दुनिया ने देख लिया है। हम आपको बता दें कि एलओसी पर भारतीय सेना ने नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि आप इस फॉरवर्ड पोस्ट में सीमा रेखा नियंत्रण रेखा के पास जो फॉरवर्ड लोकेशन है, यहाँ पे आप आज सम्मिलित हुए हैं। बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी फॉर्मेशन और भारतीय सेना की तरफ से आपका स्वागत है। इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आज ये है कि जो हमारे इस लोकेशन में सेंसिटिव एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे जो रक्षात्मक हमारे ढांचे बने हुए हैं और रक्षात्मक जो तैयारी हमारी है, जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, उसके बारे में आपको बताना है। और जो हमारी तैयारी की काबिलियत है, जो कि हमारी प्राइमरी टास्क जो है, जो कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन को यहाँ पे अंजाम देना, उसके साथ साथ हमारी तैयारी इस काबिल है कि दुश्मन अगर कोई भी हमला या कोई भी एग्रेशन दिखाए तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल बिना कैजुअलिटी के देने की हमारी क्षमता के बारे में आपको आज बताना है। हमारी जो हार्ड ट्रेनिंग और टैक्टिकल रेडीनेस और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो हमें इस काम में सक्षम बनाता है, जो हम आपको आगे ग्राउंड पर भी दिखाएंगे। 22 अप्रैल को आप सबको पता है कि एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई पहलगाम में, जहां पे इनोसेंट्स को मौत के घाट उतारा गया। उसके बिल्कुल 3 दिन बाद यानी 25 अप्रैल से इस इलाके में अनप्रोवोक्ड यानी बिना कारण एक सीज फायर वायलेशन उल्लंघन का कार्रवाई दुश्मन ने यहाँ पे अंजाम दिया। ये कार्रवाई स्मॉल आर्म्स के द्वारा की गई, जबकि हमारा ये अनुमान है कि दुश्मन ने इसलिए किया क्योंकि उसको लग रहा था कि हम कोई जवाबी हमला पहलगाम के नाम से इस इलाके में ना करें। तो एक तरह का प्रीएम्प्टिव उसने सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया। इस सीज फायर वायलेशन उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब हमारे ट्रूप्स ने, फॉरवर्ड ट्रूप्स ने, इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन्स और स्मॉल आर्म्स के जरिए ही बड़ी तादाद में दुश्मन को क्षति पहुंचाते हुए कार्रवाई 25 तारीख से 6 तारीख लगभग ये सफर जारी रहा। हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की अगर मैं बात करूं तो जब हमने दुश्मन को इतना डैमेज किया, लेकिन हमारा कोई भी डैमेज यहां पे नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि हमारे जो यहां पे रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो रक्षात्मक ढांचे हमारे यहां बने हुए हैं, वो इतने सुदृढ़ और मजबूत थे कि हमारी कोई क्षति यहां पे नहीं हुई। इसमें टनल्स, बंकर्स, पीडीज एज ऑल्सो हार्डन्ड लिविंग शेल्टर्स, जो जवानों को रेस्ट एंड रिकूप के लिए भी थे, ये सारे हार्डन्ड और पक्के थे, जिसकी वजह से हमारी कोई क्षति यहाँ पे नहीं हुई। रही बात 7 तारीख को 6-7 की रात को जब ऑप सिंदूर लॉन्च हुआ, इस इलाके में हैवी कैलिबर वेपन्स का फायर खुला, लेकिन इसमें एक फर्क, दोनों तरफ से खुला नियर साइमल्टेनिटी। लेकिन जब हमने फायर खोला तो हमारा फायर टारगेटेड था दुश्मन के लॉन्च पैड्स, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे। फोकस टारगेटिंग था, ना इसमें कोई मिलिट्री टारगेट्स है, ना इसमें कोई सिविलियन टारगेट्स। प्योरली हमारी टारगेट मैट्रिक्स वाज बेस्ड ऑन दुश्मन की टेररिस्ट लॉन्च पैड्स एंड टेररिस्ट कैंप्स। लेकिन जब दुश्मन ने फायर किया तो दुश्मन का फायर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे आया और हमारे दुर्भाग्यवश सिविलियन एरियाज में भी आया, जिसने हमें मजबूर किया, विवश किया कि हम भी अपने टारगेट मैट्रिक्स चेंज करें और हमारा फोकस फिर दुश्मन की उन गन्स पे जो हमारे सिविलियन एरियाज को तंग कर रहे थे, उनको दबाने के लिए फिर हमारी फायर मैट्रिक शिफ्ट हुई। और ये बताने में मुझे गर्व होता है कि जो हमारा फायर था, जो वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट अचूक निशाने पे था, जिसके वजह से बंकरें हवा में उड़ती हुई दिखी हैं, एम्यूनिशन डंप्स, लॉजिस्टिक डंप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और बहुत ज्यादा तादाद में दुश्मन को क्षति पहुंची है। और उल्टा उसका फायर जो था, जबकि हैवी था लेकिन इरैटिक और एक तरीके से अचूक निशाना नहीं था, जिसकी वजह से हमारी बहुत कम कैजुअलिटी हुई। लास्ट में ये पूरी कार्रवाई के दौरान हमारी अचूक निशानेबाजी और हैवी कैलिबर फायर और कैलिब्रेटेड सिंक्रोनाइज्ड फायर की वजह से दुश्मन कहीं ना कहीं ओवरवेल्म हुआ होगा और कहीं ना कहीं लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक ये बात जरूर गई होगी कि अब ये लड़ाई हमारी बस की नहीं है। और इसी का नतीजा होगा, हाईएस्ट लेवल पर ये बात आई है कि चलो सीज फायर की तरफ मुकाम करें, जो कि दुश्मन ने पहल करी थी, जिसके बारे में अभी इसके बाद हम आपको दिखाने जाएंगे, जो हमारी टनल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गन एरियाज, एडी पोजीशंस और सब्सिक्वेंटली फॉरवर्ड एरियाज को आपको दिखाएंगे। टाइम पर स्पेकुलेटिव फायर बहुत हुआ शुरुआत में 22 तारीख से लेकर उसके बाद से, फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 हैवी फायरिंग हुई। क्या इस बीच पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की? अगर की तो कितनी बार अटेम्प्ट किया? और खासतौर पे क्योंकि ये सामने लीपा का एरिया है,
वो बहुत ही नोटोरियस इन्फिल्ट्रेशन रूट के तौर पर हमेशा से देखा गया है। टेरर कैंप हो चाहे चीलाबंडी या दूधनियाल वाले, उस एक्सेस को एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादियों को सपोर्ट किया। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी का पिछले 30 साल से एक मोडस ऑपरेंडाई है। जब भी हैवी सीज फायर वायलेशन हुआ है, तब इन्फिल्ट्रेशन का खतरा, जैसे मनीष जी ने सवाल पूछा, वो बिल्कुल रहता ही है। रही बात कि इस बार में हुआ कि नहीं, 2 या 3 बार, 2 और 3 टाइम्स ये कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, जबकि फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट्स नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेकी या एक कोशिश जरूर दुश्मन ने 2 या 3 बार हमारे पूरे सेक्टर में 2 या 3 बार ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स करी हैं, जो कि बिल्कुल नाकाम किए गए हैं। क्योंकि यही मैं बताना चाहता हूं कि लड़ाई चाहे बेशक सीज फायर वायलेशन की हो या पूरी फुल फ्लेजेड लड़ाई हो, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमेशा अपने पोजीशन में रहता है, उसमें कोई डाइल्यूजन नहीं होता। चाहे वो हमारे सर्वेलेंस सेटअप्स हो या टेक्नोलॉजी जो भी अभी इन्फ्यूज हुआ है, प्लस आर ग्राउंड ऑन ट्रूप्स। जवान जो कहीं अगर एम्बुश में या पेट्रोल में गया है, वो चाहे उसके ऊपर बम गिर रहे हैं, वो पोजीशन नहीं छोड़ता काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। थैंक यू। एक सवाल है, जिस तरह से सीज फायर अनाउंस हुआ उसके बाद भी क्या यहाँ पर सीज फायर वायलेशन उसके बाद भी हुआ है? नहीं, 10 तारीख के बाद, 10 तारीख जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद यहाँ कोई भी स्मॉल आर्म्स या हैवी वेपन कैलिबर का एस्केलेशन नहीं हुआ। सर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, ये रिसेंटली बनाए हैं या पुराना है? ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें पहले के बने हुए हैं, एंड जैसे मैंने बताया, हमारी फिलॉसफी ये कंटिन्यूस रहता है, ये कंटिन्यूस अपग्रेडेशन रहता है। कुछ इस हालात में भी हमने बनाने पड़े। एक्रिशनल ट्रूप्स और जो भी बाहर से फौज आती है, उनके लिए हमने एडिशनल बनाना पड़ता है। लड़ाई के हालात में भी करते रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस। At the very outset, I would like to thank all of you for joining me here in this forward post along the line of control. The aim of this briefing is to give you a broad orientation with regards to the preparation activities which has been carried out by the Indian Army in this particular sensitive sector in response to the ceasefire violations and subsequently Op Sindoor. Robust infrastructural development, hard training and tactical readiness has ensured that while we are fully geared up to undertake our primary task of maintaining sanctity of the LC, as also undertaking zero infiltration operations here, we are also fully geared up and stand steadfast in our resolve to give a bloody punch to the enemy in case of any aggression as seen during Op Sindoor. As we are all aware, 22nd April, a heinous terrorist activity happened in Pahalgam wherein innocent civilians were butchered by terrorists. 3 days after that incident, that is on 25th of April onwards, what happened was that ceasefire violations, unprovoked, were started by the enemy in this particular sector, wherein he resorted to unprovoked ceasefire, small arms firing on our posts. The aim of the enemy probably would have been to hamper or hinder own operations and own planning of any offensive actions which he may have assumed that we will undertake in the wake of Pahalgam incident. Own troops resorted to this particular ceasefire violation with josh and strength and resilience and brought down many of his bunkers just by small arm fire. Many places it was also seen that the enemy was found running away and abandoning his posts just by virtue of our small arm fire. As far as own defense preparedness goes, our own defense preparedness philosophy says that we keep continuing and evolving our defense structures, be it peacetime, be it field, or be it during ceasefire or during active firing. It is a continuous process, and this continuous process helped us a lot in ensuring zero casualty to own troops despite bringing mass casualties to the enemy. Our hardened tunnels wherein our troops moved inside, as also the hardened fighting bunkers from where we fought the enemy face to face, and also our hardened living shelters wherein our troops did rest and recoup in safe inhabitation, ensured that there was zero casualties from our side in this particular sector. And also with regards to the same, the defense infrastructure also includes underground command posts from where the entire operations were synchronized and coordinated across the sector. And also the synchronization involved artillery, air defense, and also infantry support weapons. Coming to 7th of May, wherein Op Sindoor was launched, heavy caliber weapon fire was opened up on both sides. And during this operation, whereas our aim was only to target enemy terrorist infrastructure, that is terrorist training camps, as also terrorist launch pads, the enemy resorted to unprovoked firing on own posts and unfortunately on civilian areas, which made us change our target matrix and engage his guns head on. And subsequent to that, our vectors undertook precise, pinpoint, accurate firing
on military and terrorist targets, ensuring full devastating effect, total destruction of his bunkers, posts, headquarters, as also his gun positions and mortar positions. And when he would have seen his bunkers getting destroyed, his drones falling from the sky, and also his equipment getting damaged and his men getting killed, it is suffice to say that it would have forced the juniors to go to the seniors and ask for a ceasefire, and that probably would have transpired and led to those high-level talks which we saw, wherein cessation of fire was requested by the enemy and agreed on both sides. ये जो हमारा मौजूदा लोकेशन है, हम एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट में प्रेजेंट हैं। जैसा कि ये नाम बताता है, जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स हैं, ये कमांड पोस्ट उन्हें एनेबल करता है कि वो तरह तरह के सोर्सेज से जो भी उनके पास खबरें आती हैं, उन खबरों को लेकर उन्हें कोलेट करें, उन्हें समझें, अपनी सूझबूझ के हिसाब से उनका आकलन करें और एक इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ले, सही समय को मद्देनजर रखते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा ही जो शेल्टर है, ये हार्डन किया गया है। इसके ऊपर एक ओवरहेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, जो कि इसे किसी भी प्रकार के फायर्स को विफल करने में सक्षम करती है। इससे होता यह है कि हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, वो 24 घंटे परस्पर रहता है और 24 घंटे चालू रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं कई तरीके के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जिनमें लाइव फुटेज आ रही है। ये बेसिकली जो हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग दुश्मन को देखते हुए तैनात हैं, ये उनके लाइव फीड को कमांडर तक पहुंचाता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस है, ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, उनके भी फीड को ये सिस्टम कमांडर तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। साथ ही साथ यहां पर कम्युनिकेशन के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तुरंत पास की जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक फेल सेफ मैकेनिज्म है, जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पल पल जो भी चेंजेस आ रहे थे, जो भी घटनाएं हो रही थी, यहां पर इस अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट के कारण हमारे कमांडर्स पूरे टाइम सिचुएशन के हिसाब से अवेयर थे। उनको पता था कि क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, जिसके मदद से वो सही समय पर सही डिसीजन ले पा रहे थे, जिसने हमें बहुत फायदा दिया है। जब पाकिस्तान ने भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोजीशंस और डेप्थ के गन एरियाज को टारगेट किया, तो वो हताश हो गया, क्योंकि उसे कोई कैजुअलिटी, कोई डैमेज नहीं मिली। ये इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारी पोजीशंस सख्त की गई हैं, हमारे ट्रुप्स, जवान वेल ट्रेन्ड हैं, वेल कंडीशनड हैं। हताश होकर उसने जब सिविलियन टारगेट्स को टारगेट किया, तब हमें लगा कि प्रोपोर्शनल रिस्पांस से हमें प्यूनिटिव रिस्पांस की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये गन पोजीशन ऐसी जगह है जहां से कैप्टन अमन अली के लीडरशिप में इस गन पोजीशन ने कई पाकिस्तानी पोस्ट, हेडक्वार्टर्स और गन पोजीशंस को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान था इस सेक्टर में। ऑपरेशन के दौरान जो हमारी आर्टिलरी की गन्स थी, उनको इस तरीके से एम्प्लॉय किया गया था ताकि वो दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर्स, गन एरियाज, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को फायर उसको शामिल कर सके, अपने उस पर टारगेट कर सके और उनको बर्बाद कर सके। इस चीज के लिए हमें आदेश मिले फायर डायरेक्शन सेंटर के। आदेश मिलते ही हमारे गनर्स का जोश इतना ज्यादा हाई था और इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड था कि इन्होंने सब लोगों ने मिलकर उन सारे दुश्मन के ऊपर फायर किया और उनको बर्बाद किया। इन्होंने थोड़ी भी फिक्र नहीं की कि इतनी हैवी एनिमी शेलिंग जब हो रही थी, तो उसमें भी उनका जो प्रोफेशनलिज्म होता है और जो उनका टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होता है, वो इतना ज्यादा हाई था कि इन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको ना ध्यान में रखते हुए दुश्मन के सारे टारगेट्स को एंगेज किया और उनका जोश देखने बनता था। See, the role of artillery in this Operation Sindoor was to put down the enemy fire and to punish him whenever he was targeting civilian infrastructure. Towards this, initially we responded very proportionately when he was targeting our military bases, but thereafter when he started targeting civilians, we decided to respond punitively. And this punitive engagement was precise, timely, and within a very short time frame, his entire ecosystem of the firepower was neutralized. I can confirm to you that there have been multiple damages caused by the artillery, and we have suffered no damages. As far as somebody was asking me about technology, this technology is now deep-rooted in every unit and sub-unit of the Indian Army. And each of my gunners is a techno-warrior. So whether it is surveillance or target acquisition or communication or
target engagements. Everything is networked, everything is automated, and therefore what we call in the artillery the kill chain. Our kill chain is much shorter than his. So before he can finish an engagement, we are already firing onto him, and that is how we've maintained our dominance in this sector. Army Air Defence Battery, which was deployed over here, my troop, as working under the motto of Army Air Defence, that is Akashe Shatrunjahi, that is denying the airspace to the enemy. So here, what we are doing the same thing, and on the direction of higher formation, we, the AD troop, mobilized and deployed over here during the Operation Sindoor. Akash Tir command post acted as the main command and control center for us. The same can be seen behind me. The vehicle placed right behind me is our command and control CP, from where we receive the early warning of the aircrafts which are taking off from enemy airfields. Once those aircrafts are airborne, we can see how they are moving and where exactly they are. Based on that, we give our direction to our AD equipments placed right behind me. Once we give the direction of engagement, we effectively engage the airborne aircraft or drone, and after engagement, we give the report and returns to our higher formation. On the eve of 7th and 9th of the May, we were successful to down 4 of the enemy drones which were trying to infiltrate our sovereignty. So based on that, we engaged all 4 of them, downed all 4 of them successfully, foiling the infiltration attempt of the enemy, and thereby living the motto of Army Air Defence, that is Akashe Shatrunjahe. आइए आपको दिखाते हैं 10,260 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया निगरानी केंद्र। इस केंद्र से भारतीय जवानों ने दुश्मन की हरकतों पर तो नजर रखी ही, साथ ही यहां से अपने क्षेत्र के बचाव के लिए उन्हें कई कदम उठाने में भी सहायता मिली। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि 6 और 7 की रात को जब ये सारा शुरू हुआ, आप देखेंगे पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा। ना केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा, बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहां पे भी उसने बहुत ज्यादा गोलाबारी करी। ये ना केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है, वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने, यानी कि हमने जब अपना फायर खोला, सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट थे, वो हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि जितने भी मिलिट्री टारगेट थे वो एंगेज करे गए, एंड उस कठोरता से एंगेज करे गए जो पाकिस्तान डिजर्व करता था। ऑफिसर, इस दौरान में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसमें जो शेलिंग हुई 6 से लेकर 10 तारीख तक, उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे पुंछ के अंदर, गुरुद्वारास, मंदिर, मदरसास, उनको टारगेट किया गया। इवन मदरसा का एक टीचर जो है मदरसा के अंदर जाँ बाग शहीद हो गया, और इनोसेंट सिविलियन जो है वो 13 सिविलियन जो है वो शहीद हो गए। उन लोगों को इसने शहीद किया, और ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया कि पुंछ के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इनोसेंट किलिंग जो है आर्टी शेलिंग के साथ की। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसी ये बुकलाट है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं, और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। अब क्योंकि मुकाबला है नहीं, तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है। तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो, ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो। तो उनको मालूम था कि आर्मी उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा। फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन, और सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए। हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको बताया, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं। तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा एक्ट करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का, कि वो किस हद तक गिर सकता है, कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके दे रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि आजकल इसका अगर इस्तेमाल कोई भी फौज, किसी भी देश की फौज अगर ढंग से नहीं करेगी, तो देन यस, उस फौज में कुछ ना कुछ कमियां होंगी।
तो हमारी फौज, हिंदुस्तानी फौज ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ जो ये कैमरास लगे हुए हैं, इनसे पूरा इफेक्टिव सर्वेलेंस किया, दुश्मन की पोस्टों पर नजर रखी, दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहां पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है। तो उस चीज को देखते हुए जब 6 की रात को सीज फायर वायलेशन हुआ तो इस कमांड बंकर से की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है, और उसी का नतीजा है कि हम दुश्मन की काफी पोस्ट को नुकसान पहुंचा पाए और दुश्मन की हैवी कैजुअलिटी कर पाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।